Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. We have started a series on the constitutional and political history of Pakistan. So today we will be talking about the Shimla Deputation and how it leads to the birth of Muslim League. Okay, अगर हम Shimla Deputation की बात करें, so it was a landmark event in the history of modern India because for the first time Hindu-Muslim conflict was lifted to a constitutional platform, right? So अगर हम देखें कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में जब हुई थी, उसके बाद जो हिंदू एजिटेशन थी टूवर्ड्स दैट पार्टीशन, ऑल्दो इट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, लेकिन इनडायरेक्टली मुसलमानों को इसमें बहुत फ़ायदा हो रहा था, ठीक है। तो हिंदू एजिटेशन जो थी, उन्होंने जो उसके बाद जो जितने बाइकॉट्स शुरू किए उस डिसीजन के ख़िलाफ़, तो मुसलमानों को इस टाइम ये जो है वो पता चल गया था कि उनकी जो पॉलिटिकल या सोशल या इवन इकोनॉमिक राइट्स है, तो उसके लिए उनको ख़ुद ही स्ट्रगल करने लेनी चाहिए। एंड दिस इज़ वाई उन्होंने एक शिमला डेपुटेशन, एक शिमला डेलीगेशन जिसको भी बोलते हैं, एक डेलीगेशन थी 35 मेंबर्स की, जिसको लीड कर रहे थे आगा खान उसको लीड कर रहे थे। तो वो शिमला में लॉर्ड मिंटो से, जो उस टाइम के वाइस रहे थे, उनसे मिले थे और अपनी डिमांड उनके सामने रखी थी, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टार्ट हुआ था 1906 में शिमला डिपुटेशन से, और फिर बाद में जाकर जो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी, तो ये सिर्फ एक मुसलमानों की एक डिमांड थी अपने राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए, लेकिन बाद में जाकर हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस में नेशनहुड भी नज़र आती है, जिस तरह से पाकिस्तान की इमर्जेंस भी हुई इसी बेस के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रेजेक्ट्री को देखें, हम अगर देखें 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, तो उसके बाद मुसलमानों को ये रियलाइज़ हुआ, क्योंकि बंगाल की पार्टीशन के बाद जो रिएक्शन था हिंदू का, वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग था, ठीक है। महेंद्र चंद्र बोस जो है वो एक प्रोमिनेंट लीडर थे। वो कहते थे, इन द न्यू प्रोविंस मुस्लिम विल बी इन मेजॉरिटी, इन बंगाली हिंदूज विल बी इन माइनॉरिटी, वी शैल बी स्ट्रेंजर्स इन अवर ओन लैंड, I dread the prospect and outlook fills me with anxiety as to the future of our race. तो इस किस्म की एजिटेशन थी उनकी कि मुसलमान, क्योंकि जब बंगाल की पार्टीशन हुई थी तो दो सूबे बने थे, ठीक है। और दो सूबों का क्या था कि एक साइड पे बंगाल की जब पार्टीशन हुई थी ऐसे दो सूबों में, तो एक था ईस्टर्न पार्ट और एक था वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। तो ईस्टर्न पार्ट जो है, ये पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल से डिस्कस किया भी है। तो ईस्टर्न पार्ट जो है उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी आ रही थी, ठीक है। और उसके बाद जब मेजॉरिटी मुस्लिम्स की आ रही थी, तो वहाँ पे पार्टीशन ने क्या किया कि न्यू वेज़ ओपन किए एजुकेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। चिटागंग की जो पोर्ट थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई, उसके बाद न्यू कॉलेजेस ओपन हो गए मुसलमानों के लिए। तो यहाँ पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो जो है वो इनको ज़्यादा कटकती थी, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने एजिटेशन शुरू की। तो मुस्लिम्स को अभी रियलाइज़ हो गया था कि अभी जो है हमें अपनी डिमांड्स को फुट फॉरवर्ड करना चाहिए, और हमें अपनी डिमांड्स की सेफगार्ड के लिए खुद ही कोई स्ट्रगल करनी चाहिए। तो इसी वजह से 1906 में शिमला डिपुटेशन का जो इवेंट है वो हुआ, और फिर दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई। बाकी अगर हम देखें तो बाद में जाकर 1909 में मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स जब आए थे, तो शिमला डेपुटेशन में जितने भी डिमांड्स थे वो इतने फाइनली डिमांड किए गए थे कि वो सारे डिमांड्स जो है वो आगे जाकर कुछ ना कुछ टाइम पे वो कंप्लीट हो गए, वो फुलफ़िल हो गए। 1909 में अगर हम देखें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात इन्होंने की थी शिमला डेपुटेशन में मुसलमानों के लिए, तो वो भी वहाँ पर कंप्लीट हो गई। आगे जाकर 1940 में हमें लाहौर रिजोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो नज़र आता है, और फिर फाइनली मुसलमानों की जो डिमांड थी सेपरेट स्टेट के लिए, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट से स्टार्ट होके तो सेपरेट स्टेट के लिए। इसीलिए आगा खान कहते हैं दैट द फाइनल एंड इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द शिमला डिपुटेशन वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो आप कहेंगे कि मुसलमानों ने ये डिमांड रखी क्योंकि अगर हम सर सैयद अहमद खान को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ था मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। जब 1885 में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस बनी थी, तो उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को इससे अलग थलग रहना चाहिए, मुसलमानों को पहले
एजुकेशन पे, पॉलिटिकल ट्रेनिंग पे, इस पे काम करना चाहिए, बाद में जाके इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे, ठीक है। तो क्यों मुसलमानों ने जो है वो ये डिमांड रखना शुरू की? अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में देखें तो 1905 में जब बंगाल की पार्टीशन हुई थी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, ठीक है, तो वो जस्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन थी, ठीक है। तो ऑफिशियल रीज़न अगर हम देखें तो वो यही एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन थी। वो जो है बहुत बड़ा, सबसे ज़्यादा बड़ा सूबा था और एक ही गवर्नर को कंट्रोल करने के लिए वो ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है। तो ये सिर्फ ये नहीं था कि 1905 में डायरेक्ट ही ये डिसीजन, चार्ल्स ग्रांट जो है 1853 में उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ये प्रपोज़ल दिया था। और फिर उसके बाद लॉर्ड डेलाहॉइस की अगर हम बात करें, जॉर्ज कैम्बल की बात करें, तो ये सब कहते थे कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का बर्डन बहुत ज़्यादा है एक ही बंदे पर। फाइनली 1905 में बंगाल की पार्टीशन हुई थी, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के ज़माने में। लेकिन अगर हम ये तो इसका था ऑफिशियल रीज़न। अगर हम नेशनलिस्ट व्यू देखें तो वो जो हिंदूज थे, जो इंडियंस थे, वो कहते थे कि ये मुसलमानों और हिंदुओं को अलग करने की, डिवाइड करने की, ताकि वो उन पर प्रॉपरली रूल कर सके, ठीक है। तो यही था। कुछ लोग समझते हैं कि बंगाल यूनाइटेड जो है वो एक पावर है, उसको डिवाइड करना जो है वो ऐसे है जैसे हर पार्ट को आप डिफरेंट डायरेक्शन में पुल आउट कर ले, ठीक है। तो जो होम सेक्रेटरी थे एच रेसली, ये उनका अपना ओपिनियन था। अच्छा, अगर हम देखें कि मुसलमानों ने 1906 में ये डिमांड रखी है क्यों, तो थोड़ा सा हम पहले देखते हैं कि 1888 में और 1892 में आगे जाकर फिर क्या हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम इंडिया में लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सर सईद अहमद खान के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर समझने की कोशिश करें तो उनका ये ख्याल था कि जब इलेक्शंस यहाँ पे होंगे तो ज़ाहिर है इलेक्शन में क्या होता है, मेजॉरिटी के व्यूज़ को देखा जाता है, और इंडिया में मेजॉरिटी हिंदूज़ की थी, ठीक है। तो जो जो इलेक्शंस होंगे उसमें ज़्यादातर मुसलमान जो है वो सप्रेस रहेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, और हिंदूज़ जो है उनके इंटरेस्ट और उनके जो व्यूज़ है उनको देखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह मुसलमानों को जो है वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी थ्रेट होगा। तो मुसलमानों की जो 1857 के बाद मुसलमानों से ब्रिटानिया ने जो पावर छीनी थी, तो मुसलमान जो एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप था, ठीक है, तो उनमें ये था कि उनका इन्फ्लुएंस जो है वो इस प्रोसेस से कम हो जाएगा। तो सर सईद अहमद खान ने जो है वो इस बेसिस पर भी मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के ख़िलाफ़ थे। अच्छा, अगर हम डेलीगेशन की बात करें तो डेलीगेशन जो है आगा खान III जो है वो उसको लीड कर रहे थे, और 35 मुस्लिम प्रोमिनेंट मेंबर थे, ज़्यादातर जो अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है। या तो वो वहाँ पर सर्व कर चुके हैं, या वहाँ पे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, या वहाँ पे टीचर्स रह चुके हैं, इसी तरह। तो जो इसकी जो मेजर डिमांड्स थे वो थे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, सिमिलरली वेटेज बियॉन्ड द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ एंड सेफ गार्ड्स एंड द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सेपरेट इलेक्टोरेट का हम बाद में देखेंगे। वेटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर सपोज़ एक सूबा है, ठीक है, और वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में है, तो जो मुस्लिम्स है वहाँ पर उनको अपने जो उनका जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है उनसे ज़्यादा सीट्स मिलेगी, क्या नाम है, असम्बली में, ठीक है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में वो जुडिशरी पे आ सकती है, वो गवर्नमेंट के कोई भी इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं वहाँ पे मुसलमानों के राइट्स की सेफ गार्ड करना। मेन आइडिया अगर हम देखें तो वो यही था कि मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया शुड बी रिप्रेजेंटेड इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है। मुसलमानों की अगर हम आबादी को देखें वो तो 25 to 30% थी, तो वो कह रहे थे कि इनकी आबादी को ना देखें बल्कि इनकी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस को देखें कि उन्होंने कितना ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी सर्व किया, या पहले भी उनकी जो इम्पोर्टेंस थी तो उसी वजह से उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दी जाए। ये मेजर जो है वो डिमांड्स थी। अच्छा, अगर हम सेपरेट और इलेक्टोरेट और वेटेज का थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करें तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो होता है वो ये है कि अगर एक ग्रुप है, सपोज़ ये मुसलमान है, ठीक है, और हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करते हैं, तो मुसलमानों के लिए एक इलेक्टोरेट बॉक्स होगा एक, ठीक है, जहाँ पे
जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो सब वोट करेंगे, जस्ट मुस्लिम्स वोट करेंगे, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में एक ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो सिर्फ वोट करते हैं। अब जाहिर है अगर वो ग्रुप सिर्फ वोट करते हैं तो जाहिर है उनसे ही एक बंदा उठेगा ना, उनसे ही एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। और जो जनरल इलेक्टोरेट हो तो उसमें हर कोई वोट करता है, हर कोई वोट करता है। तो उसमें फिर क्या होता है कि जो मेजॉरिटी होगी, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम्स है, चाहे वो क्रिश्चियन, जो भी है, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगी। तो मुसलमानों ने इस वजह से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की कि हमें जो, अगर हम उस पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करें भी तो हमें फिर इलेक्टोरेट सेपरेट होना चाहिए। अच्छा, वेटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो, जैसे मैंने पहले बता दिया कि मुसलमानों की जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है उसको ना देखकर बल्कि उनकी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस को देखकर, तो इस तरह से है कि जहाँ भी मुसलमानों की जो आबादी है वो कम है, तो उनकी कम आबादी को ना देखकर बल्कि उनको इस सूबे में, पर्टिकुलर सूबे में ज़्यादा सीट्स दी जाएगी। इसी तरह जो ज़्यादातर जो हिंदू मेजॉरिटी, जो हिंदू माइनॉरिटी सूबे हैं तो वहाँ पर हिंदुओं को वेटेज दी जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था कि कि डेमोग्राफिक साइज जो है उससे हट कर लेजिस्लेटिव पावर सिक्योर करना, ठीक है। अच्छा, अगर हम लॉर्ड मिंटो की बात करें तो उस टाइम उन्होंने कहा था, आई एम इंटायरली इन अकॉर्ड विद द सेंटिमेंट एक्सप्रेस्ड बाय द डेपुटेशन। तो वो जो थे वो उससे एग्री करते थे। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि लोग समझते हैं कि जो मुस्लिम लीग है वो तो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, और ज़्यादातर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनकी तरफ से ये आता था, जो क्या नाम है वो, जो उसकी अपोजिशन करते थे, ठीक है। तो अगर हम इस बात को देखें कि शिमला डिप्टेशन है वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, तो ऐसे तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो भी ह्यूम ने बनाया था, वो एक ब्रिटिश रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, ठीक है। तो देखिए, जब आप माइनॉरिटी में होते हैं ना और आपने अपना कोई डिमांड किसी से फुलफ़िल करवाना होता है, तो आपको क्या, आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज अपनाना चाहिए, और ये कोई गलत बात भी नहीं थी, ठीक है। पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट लाइक एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट दिस, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे कांग्रेस का रिएक्शन था मेनली दैट डेपुटेशन डिड नॉट रिप्रेजेंट होल ऑफ इंडिया, द सेल्फ सर्विंग ब्रिटिश ऑफिसर्स वर इन्वॉल्व इन दिस फॉर्मेशन, ठीक है। ये बेसिकली जो रिएक्शन था हिंदुओं का वो ये था। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कुछ ऐसे भी राइटर्स हैं जो हिंदूज़ है, लेकिन उनका ये था कि ये जो डेपुटेशन है वो कोई भी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ नहीं है, ठीक है। एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम इज़ त्रिपाठी, जिनकी बुक है द एक्सट्रीमिस्ट चैलेंज। तो वो उसमें कहते हैं कि डेपुटेशन वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी कॉन्स्पिरेसी बट वाज अरेंज्ड बाय मुस्लिम देमसेल्व्स, ठीक है। तो ये दो ओपिनियंस आपको मिलेंगे, डिपेंड अपॉन कि आप किस साइड को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम अनबाइस्ड होकर इस शिमला डिप्यूटेशन की इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट था कि मुसलमानों ने अपने जो मसले थे, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिमांड्स थी वो एक प्लेटफॉर्म पे ले गई, और जो मुस्लिम लीडरशिप ने जो डिमांड्स की थी वो इतने कॉन्शियसली डिज़ाइन थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको एग्री भी किया, और मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट भी मिल गई अंडर 1909 लेजिस्लेटिव एक्ट, और यू कैन से मेंटो मॉरल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक पॉइंट है। अच्छा, ये जो डेलीगेशन है उसके बाद क्या हुआ कि जो लॉर्ड मिंटो थे उन्होंने बताया कि लाइक इस तरह की डिमांड तो पूरी नहीं हो सकती कि आप एक ग्रुप लेकर आए, आप एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, अपनी लोगों की पॉलिटिकल ट्रेनिंग करें, ठीक है, इलेक्शन में आए, तो इस तरह से आपका जो राइट्स है वो सिक्योर होंगे। उन्होंने एक एडवाइस की थी, तो मुसलमानों ने फिर जो है वो दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। अच्छा, ढाका में इसकी बुनियाद रखी और की थी, और बाकी जो लीडर्स थे जैसे मौलाना ज़फ़र अली, मौलाना जौहर अली, हकीम अजमल खान, तो उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट की थी। अगर हम बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को देखें मुस्लिम लीग की, तो वो थी 3 पिलर्स पे वो
लाई करती है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ टू प्रमोट लॉयलिटी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, second to protect and advance the Muslim political rights, and the third one is prevent hostility toward the other communities, ठीक है। तो ये बेसिक 3 ऑब्जेक्टिव्स थी मुस्लिम लीग की। और इसका जो मकसद था वो ये था कि मुसलमान जो है, मुसलमान जो मुस्लिम्स है, ठीक है, वो अपनी लॉयलिटी, क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी के बाद देखें तो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और ये एक टाइमली डिसीजन थी, यू कैन से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, कि अब हमें वो नफ़रतें जो है वो ख़त्म करनी चाहिए, मुसलमानों को लॉयलिटी शो करनी चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ, ठीक है। इसी तरह ही मुसलमानों के जो पॉलिटिकल राइट्स है वो एडवांस हो सकते हैं। और दूसरी ये भी बात थी कि मुस्लिम लीग का ये भी ऑब्जेक्टिव था कि हमें दूसरे ग्रुप्स की तरफ, दूसरे कम्युनिटीज़ की तरफ, चाहे वो क्रिश्चियंस है, हिंदूस है, वो जो भी है, हमें उनकी तरफ हॉस्टिलिटी से परहेज़ करना चाहिए। तो ये बेसिक 3 ऑब्जेक्टिव से अगर आप देखें तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ लॉयलिटी भी शो करना है, अपने राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है, और दूसरे ग्रुप्स के साथ भी पीसफुली रहना है। तो इट वाज आल्सो वेरी फाइनली डिज़ाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग। अगर हम इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करें तो हमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स मिलती हैं, जिनका कोर एनालिसिस जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। इंडियन साइड पे आपको डिफरेंट ओपिनियन मिलेगा, पाकिस्तान के साइड पे आपको डिफरेंट ओपिनियन मिलेगा, जो न्यूट्रल ऑथर्स है उनका आपको डिफरेंट ओपिनियन मिलेगा। सो इफ़ यू टॉक अबाउट बिपिन चंद्रा, नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, तो उनका ये था कि ये एक डिसाइसिव स्टेप था, शिमला डेपुटेशन टूवर्ड्स द कम्युनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है पहले से एक इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो सब इंडियंस के लिए आवाज़ उठाती थी। तो अब जो है इसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स को कम्युनलाइज किया गया, मुसलमान अपनी डिमांड्स रखने लगे, हिंदू अपने डिमांड रखने लगे। वो कहते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने इस डेपुटेशन के थ्रू या मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन के थ्रू अपना जो डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या किया, उसको फर्दर प्रमोट किया। इट इज़ अबाउट द नेशनलिस्ट व्यू ऑफ इंडियन साइड, ठीक है। इसी तरह अनिल सील जो है कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट से, वो कहता है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो डेपुटेशन, शिमला डेपुटेशन की बात करें या हम मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की बात करें, तो वो कहते हैं ये एलीट कंपटीशन से आया था, कि जो मुस्लिम एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप्स थी उनको लग रहा था कि अब हमारी जो है इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमारा डाउनफॉल हो सकता है, ठीक है, या वो थोड़े से सप्रेस फील कर रहे थे। तो इस वजह से तो क्या किया उन्होंने कि उन्होंने अपने लोकल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आइडियोलॉजीज़ को एम्फसाइज़ किया, कि मुसलमान जो है वो मुसलमानों टू नेशन थ्योरी की बात करने लगे, इससे हिंदू जो है वो अपनी आइडियोलॉजी की बात करने लगे। तो वो कहता है ये एक एलीट कंपटीशन थी। इसी तरह पाकिस्तान का जो ओपिनियन है IH कुरैशी, तो वो कहता है कि ये एक नेचुरल पॉलिटिकल कॉन्शियस थी मुसलमानों की। वो ऐसा क्यों कहते हैं कि जब इससे पहले मुसलमान उर्दू हिंदी जो कॉन्फ्लिक्ट था वो हुआ, उसके बाद 1905 की बंगाल पार्टीशन हुई, जो हिंदुओं की एजिटेशन थी टुवर्ड्स द बेनिफिट्स दैट मुस्लिम्स वर गेटिंग फ्रॉम दैट डिसीजन। तो इस वजह से मुसलमानों में अभी अपनी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नेचुरली बढ़ रही थी, और इस वजह से उन्होंने 1906 में एक लेजिटिमेट फाउंडेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी को पोर्ट्रे किया, ठीक है। लाइक उन्होंने मुस्लिम लीग की जो डिमांड की या उसको बनाया, तो वो कोई और वजह नहीं थी, बल्कि वो उन मुसलमानों की अपनी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का नेचुरल एक्सप्रेशन था। और सम राइटर्स लाइक आयशा जलाल, वो कहता है कि ये एक बारगेनिंग काउंटर था, ठीक है। ये कोई भी ब्लू प्रिंट नहीं था पार्टीशन के लिए, और पार्टीशन की कोई बात भी नहीं थी, वो एक बारगेनिंग काउंटर था कि मुसलमान जो है वो भी जो मुस्लिम एलीट क्लास थी या एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप था वो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहती थी, वो भी रिप्रेजेंटेशन चाहती थी, हिंदू भी चाहती थी। तो ये एक बारगेनिंग काउंटर था, ठीक है। वो कहते हैं कि जो मुसलमान उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, तो वो कोई भी इस बुनियाद पे नहीं था कि हमें अलग मुल्क चाहिए, वो सिर्फ इस बुनियाद पे था कि वो इनिशियली अपने राइट्स को सेफगार्ड कर रहे थे। अगर हम मेजर 2 ओपिनियंस की बात करें, एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी
और एक अगर हम जेन्युइन एंग्जाइटी की बात करें तो ये बात है कि मुस्लिम जो इलीट क्लास थी, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो कांग्रेस की डोमिनेंस से डर रहे थे और उनको अपनी प्रिजर्वेशन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ थोड़ा सा लॉयल होना पड़ा। और दूसरा जो है वो ये है कि जो अगर हम मुस्लिम एजुकेशन बैकवर्डनेस की बात करें, अगर हंटर कमीशन की डेटा हम देखें तो मुस्लिम्स वर ओनली 3 to 5% वर एजुकेटेड, ठीक है। और दूसरी जो रीज़न थी वो कांग्रेस की अर्ली टाइम में मुसलमानों लीडरशिप को इनकॉर्पोरेट ना करना, ठीक है। तो ये एक जेन्युइन एंग्जाइटी इसकी वजह से मुसलमानों में बढ़ी थी और वो अपनी राइट्स को सेफगार्ड करना चाह रहे थे। तो अगर हम फाइनल एनालिसिस में देखें तो हम ये कह सकते हैं ब्रिटिश ने उस डिवीज़न को एक्सप्लॉइट तो किया हुआ था, ठीक है। अगर उन दोनों के दरमियान जो डिवीजन्स थी या उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थी उनको एक्सप्लॉइट तो किया था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कम्युनल कॉन्शियसनेस जो है वो इन्वेंट की या वो बनाई, ठीक है। वो मुसलमानों में खुद ब खुद ही बढ़ रही थी उन सारे फेजेस को अगर हम याद करें तो। अच्छा, अगर हम चेन रिएक्शन देखें कि उसके बाद क्या हुआ, तो 1906 में जो शिमला डेपुटेशन में लॉर्ड मिंटो ने जो उनको एश्योरेंस दी थी वो 1909 में फुलफ़िल हो गई। मिंटो मॉले रिफॉर्म्स में मुसलमानों को क्या हुआ कि उनको सेपरेट इलेक्ट्रेट मिल गई, तो उनको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में मिल गई, यानी सेपरेट इलेक्ट्रेट उनके लिए इंट्रोड्यूस की। अब वो कम्युनली जो उनकी कम्युनिटी है वो ख़ुद को रिप्रेजेंट कर लेगी। और दूसरी जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये भी एक रीज़न कॉन्सिक्वेंस बना, ठीक है, कि अब जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है मुस्लिम की और हिंदूज़ की, उसको भी इंस्टीट्यूशनलाइज किया। अच्छा, अगर हम इम्पैक्ट्स की मेजर इम्पैक्ट्स जो थी इस डेपुटेशन की या हम मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, सोशल भी होते हैं, पॉलिटिकल भी है एंड हिस्टोरिकल भी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल तो हम कम्युनल इलेक्टोरेट जो है उनको लीगलाइज़ किया कि अब हिंदू अलग अपनी तरह से करेंगे, मुसलमान सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये था। लेकिन उसका सोशली एक रीज़न ये बना कि हिंदू मुस्लिम में जो डिवाइड था वो और भी बढ़ गया। पॉलिटिकली जो मुस्लिम इलीट क्लास थी उनको वो स्ट्रेंथनड हुई। और अगर हम हिस्टोरिकल देखें तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो पहले सिर्फ एक पिटिशनिंग बॉडी थी, ठीक है, एक लाइक अपने डिमांड्स जो रखती थी। लेकिन अब जो है उसके बाद 1909 के बाद हम देखते हैं वो फिर 1940 तक अगर हम देखें तो वो एक नेशनलिस्ट व्हीकल था, ठीक है, जो अपने राइट्स को प्रमोट कर रहा था वेरी सक्सेसफुली। और इसी वजह से जो है वो लाहौर रिजोल्यूशन का ग्राउंड वर्क भी उन्होंने लेड किया और उसके बाद डिमांड ऑफ पाकिस्तान भी इसी ही प्लेटफॉर्म से हमें मिलती है, नज़र आती है। ओके, इन कंक्लूजन वी कैन से कि 1906 में जो एक मॉडरेट डिमांड शुरू हुई थी पॉलिटिकल सेफगार्ड्स के लिए मुसलमानों की, वो मोहम्मद अली जिन्ना के लीडरशिप में बाद में जाकर एक न्यू नेशन के तौर पर हमें नज़र आती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम पूरे हिस्टोरिकल फेजेस को देखें तो हम कह सकते हैं कि 1905 की बंगाल पार्टीशन, उसके बाद 1906 में मुसलमानों की जो डिमांड्स थी वो, फिर 1909 में मिंटो मॉले रिफॉर्म्स, और उसके बाद जितने भी इवेंट्स हुए 1940 तक, तो ये एक पूरा स्ट्रगल था मुसलमानों का अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फाइनली जब कुछ ना बना तो एक नेशन उन्होंने डिमांड की अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो इट वाज ऑल अबाउट द शिमला डेपुटेशन एंड द मुस्लिम लीग फॉर्मेशन एंड इट्स क्रिटिकल एनालिसिस। Thank you so much for watching.